डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविंद्रा है और मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। मैं जिस जिंदगी की कामना किया करता था, मुझे वैसी ही जिंदगी मिली है। मेरी एक बहुत खूबसूरत बीवी है, मेरा एक 4 साल का बेटा है और बचपन मैंने गरीबी में गुजारा था। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तब मेरे पिता की मौत हो गई। जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था तब मेरी माँ की भी मौत हो गई। मुझे लग रहा था मैं अकेला हो चुका हूँ, जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। लेकिन भगवान आपके लिए कोई ना कोई रास्ता बना कर ही रखता है। मेरे लिए भी वो रास्ता बनाया गया था। मुझे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई और ये शहर भी मेरे इस गांव से 12 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने एक बाइक खरीद ली और गांव से शहर जाया करता। 3 सालों तक मैं ये काम करता रहा और उसके बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया और मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। कोई जो मुझे पसंद करता हो, मैं खुद चाहता था। और भगवान की कृपा से मुझे एक ऐसी बीवी मिली जो दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मुझसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करती थी। मेरी आधी ज़िंदगी सही हो गई थी और आधी तब सही हो गई जब मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ। मैं बस खुद को खुशकिस्मत मान रहा था। जिस परिवार को मैं खो चुका था, जैसे दोबारा मुझे एक परिवार मिल गया और अब मैं जिंदगी को सुख से जीने लगा था। मेरा बेटा अब 4 साल का हो गया है, लेकिन अब भी मैं वही नौकरी कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर तरक्की किए जा रहा हूँ। ईमानदारी से काम करने का एक फ़ायदा होता है, आप हमेशा आगे बढ़ते ही रहते हैं और भगवान का हाथ हमेशा आपके सर पर रहता है। ये मेरे लिए हफ्ते में 6 दिन का काम है। काम से घर आना, घर से काम पर जाना और रविवार के दिन छुट्टी होती है। मैं अपनी बीवी के साथ एक ऐसी जगह पिकनिक मनाने के लिए जाता हूँ जहाँ जाकर हम बातें कर पाएं। हमारे इस गांव के आसपास काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं और वहाँ पर बाइक उठाकर हम खुशी खुशी पहुँच जाते हैं। मेरा बेटा खेलता रहता है और मैं अपनी बीवी से बातें करता रहता हूँ। मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ मेरे कई साथी ऐसे हैं जिनके पास गाड़ी है और वो मुझे एक बाइक पर देखकर काफ़ी ज़्यादा जलते हैं कि तुम बाइक चलाते हो फिर भी इतना खुश कैसे रहते हो। हमारे पास तो गाड़ी है लेकिन घटिया वाली, हम महंगी वाली गाड़ी खरीदना चाहते हैं। मैं उन्हें समझाता भी हूँ, हमें खुशी चाहिए होती है, इसीलिए हम पैसे कमाते हैं। लेकिन पैसे कमाने के बाद भी अगर खुशी ना मिले, समझो आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। हर बार की तरह ये सोमवार था। मैं सुबह सुबह काम पर गया। काम पर हर रोज़ का काम ये भी था अपने कुछ साथियों से छोटा मोटा झगड़ा हो जाना। नया प्रोजेक्ट मिला था, कई काम चोर थे, उनसे काम निकलवाना पड़ता था। मुझे उस प्रोजेक्ट का मैनेजर बनाया गया था तो वो मुझसे जलते थे, जानबूझकर ये प्रोजेक्ट खराब करना चाहते थे। तो मैं भी गुस्से में उन्हें खरी खोटी सुना दिया करता था। अमूमन मैं 6 बजे घर आ जाया करता था। इस बार 7:30 हो गए थे, अंधेरा हो चुका था। वैसे कई बार रात के 11 बजे भी मैं शहर से गांव की तरफ आया हूँ। कभी भी मुझे किसी मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ा। लेकिन इस बार ये रात कुछ अलग थी। 7:30 बजे जब मैं काम से घर की तरफ आ रहा था तो ये रास्ता हमेशा वीरान ही मिलता है। यहाँ कभी किसी लूटपाट की घटना को अंजाम नहीं दिया गया। यहाँ मुझे ऐसा कुछ देखने को कभी मिला ही नहीं। लेकिन जब मैं घर की तरफ आ रहा, मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे ठंड बढ़ गई हो। मैंने फुल स्लीव शर्ट पहनी हुई थी। यहाँ इतनी ठंड कभी होती ही नहीं। आज मैं कंपाने लगा था। ये ठंड कैसे हो चुकी है? बाहर बादल भी नहीं है, बारिश भी नहीं हुई, मुझे ठंड क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा था मेरे करीब कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ठंडी है और मुझे ठंड का एहसास दिला रही है। मैं बाइक को थोड़ा धीमा कर चुका था
ताकि हवा कम लगे और ठंड का एहसास कम हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। मैं धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ता गया और जैसे ही उस जंगली इलाके के बीच से निकल रहा था, मैंने ध्यान दिया लड़की के चीखने की आवाज़ आ रही थी। पहली बार इस रास्ते पर मैंने किसी के चीखने की आवाज़ सुनी थी। पिछले 10 सालों से रात के वक्त भी यहाँ से मैं गुजर चुका था। ये कैसी आवाज़ है? कहीं कोई लड़की मुसीबत में तो नहीं? तभी मेरा ध्यान पड़ा, रास्ते के बिल्कुल एक तरफ सड़क के पास उस जंगल से बाहर की तरफ भागती हुई एक लड़की, जिसके कपड़े फटे हुए थे। उसने साड़ी पहनी हुई थी और जैसे उसकी साड़ी फटी हुई थी, वो चीखती चीखती सड़क के दूसरी तरफ भागी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी इज्जत लूट रहा है, बचाओ बचाओ। ये कहती कहती वो सड़क के दूसरी तरफ जंगल के अंदर चली गई। मैं देखने लगा आखिर कौन है जो इस तरह से लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है। मुझे उसे बचाना चाहिए। मैं अपनी बाइक की एक तरफ लोहे की रॉड रखता हूँ। बाइक मैंने एक तरफ खड़ी की और लोहे की रॉड निकाली और लड़की के पीछे भागने लगा। मुझे लगा उसकी मदद करनी चाहिए। वो तो ऐसे भाग रही थी जैसे उसने किसी को देखा ही ना हो। वो समझ ही नहीं पाई कि मैं एक तरफ से आ रहा था, उसे मेरी तरफ आना चाहिए था। वो सड़क के दूसरी तरफ जंगल में भाग गई। मैं मदद के लिए उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे भागे जा रही, चीखे जा रही। मैं रोकना चाहता था, उसकी मदद करना चाहता था। आखिर एक अबला नारी की मदद कौन नहीं करना चाहता। भागता गया मैं जंगल के अंदर की ओर और उसके चीखने की आवाज़ बंद हो चुकी थी। मैं आवाज़ें लगाकर कहने लगा, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, मेरे पास आओ, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, चलो मेरे साथ। कहाँ हो तुम? क्या तुम छिपी हुई हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कहीं वो दूर तो नहीं भाग गई। मैं और ऊंची आवाज़ में उसे बुलाना चाहता था, लेकिन मुझे डर इस बात का भी था, जो उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है कहीं मुझ पर हमला ना कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत समय मैं आवाज़ें लगाता रहा, उसे ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में मैं मायूस हो गया। वो कहीं चली गई थी, शायद यहाँ से दूर भाग गई। मुझे लगा अब वापस जाना होगा, मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। जल्दी से जल्दी मुझे सामने वाली चौकी में ये कंप्लेंट दर्ज करवानी होगी कि मैंने एक लड़की को देखा, कोई उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। पुलिस रात को ज़रूर ही उसकी मदद करने की कोशिश तो करेगी ही। इस तरह से मैं सड़क की ओर बढ़े आ रहा था। तभी मैंने एक पत्थर पर बैठी लड़की देखी। करीब से उस साड़ी को मैंने पहचान लिया। वो फटी हुई साड़ी थी, उसके कपड़े आधे फटे हुए। ये वही लड़की थी जिसकी कोई इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा, और यहाँ बैठी ये रो रही थी। मैं इधर उधर झांकने लगा, कहीं वो आदमी इसके आसपास तो नहीं, लेकिन वो अकेली थी, रो रही थी, जैसे उसके साथ बहुत बुरा हुआ हो। मुझे लगा उसकी मदद के लिए मुझे उसके करीब जाना होगा, उसे समझाना होगा, उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा और सीधा पुलिस चौकी उसे छोड़कर आऊँगा। पुलिस वाले उसकी मदद करेंगे और जिसने भी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है उसे तो छोड़ेंगे नहीं। मैं आसपास के गांव वालों को बता दूंगा कि इस तरह से यहाँ एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश हुई है, वो छोड़ेंगे नहीं। मैं उस लड़की के करीब जाता गया। कुछ ही दूरी पर था मैं, 3-4 फुट की दूरी पर। मैं उसे हाथ नहीं लगाना चाहता था, मैं उसे डराना नहीं चाहता था। मैं जानता था उसे बहुत सदमा लगा होगा, इसीलिए करीब जाकर मैंने कहा, देखिए आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, मेरे साथ चलिए, साथ में ही पुलिस चौकी है, मैं आपको वहाँ छोड़कर आता हूँ। बताइए वो कहाँ है, क्या यहाँ तो नहीं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। नीचे की तरफ चेहरा किए, पीठ मेरी तरफ थी, वो रोती जा रही थी। मैंने 2 बार और सवाल किया था, मैं उससे जानना चाहता था क्या हुआ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में मुझे लगा उसे सदमा लगा होगा, इसीलिए उसे बुलाना होगा। कंधे पर हाथ रखा था मैंने, और जैसे ही उसे घुमाकर उसका चेहरा देखना चाहा, वो चेहरा भयानक था, ऐसा जैसे किसी चुड़ैल का हो। ऐसा चेहरा चुड़ैल का बताया जाता है। उसकी बड़ी बड़ी सफ़ेद आंखें, पूरी तरह से जला हुआ काला चेहरा जैसे सड़ा हुआ हो, बाल उसके अपने आप झटके से जैसे सफ़ेद हो गए हों, और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो हंस रही थी और उसकी हंसी ने जैसे मेरे शरीर पर एक असर किया हो। अचानक मेरी टांगें लड़खड़ाने लगी थी। मैं डरा नहीं था, लेकिन जैसे शरीर में कुछ हो गया था। मेरी टांगें ऐसी लड़खड़ाई कि मैं पीछे गिर गया, और जैसे ही मैं गिरा
उसने छलांग लगाई और वो मेरी छाती पर आकर बैठ गई। अब मैं सामने से उसका चेहरा देख रहा था और इतना भयानक चेहरा कि मैं आंखें बंद करना चाहता था, मेरी आंखें बंद नहीं हो रही। मैं खौफ के मारे जैसे वहीं पर सन्न हो चुका और अचानक उसने अपनी आंखें जैसे करीब की, जैसे मुझे चूमने की कोशिश की हो, और तभी मेरे होश उड़ गए, जैसे मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता मैं होश में कब आया, लेकिन जब मैं होश में आया हड़बड़ी में उठकर खड़ा हुआ था। क्या हुआ, क्या हुआ? तभी दिमाग में वो चुड़ैल का ख्याल आया और मैं भागने लगा सड़क की ओर। पागलों की तरह भाग रहा था, मैं चीख रहा था, मेरी मदद करो। लेकिन मुझे ये तक पता नहीं था समय क्या हुआ है। घड़ी को उतार कर मैं अपने उस मोटरसाइकिल के आगे लगा देता हूँ ताकि देखा जा सके। मैं भागता हुआ बाइक पर पहुंचा और जेब से चाबी निकालकर जैसे ही बाइक को स्टार्ट किया, मैंने घड़ी की तरफ नज़र घुमाई थी। वक्त 10 बजे का हो गया था। मैं लगभग 2.5 घंटे से बेहोश था। बाइक मैंने भगानी शुरू की तो उसके बाद मुझे डर लगता रहा कहीं वो चुड़ैल मुझे मारने के लिए मेरे पीछे ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घर तक पहुंच गया मैं और मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही थी। साथ में 2 पड़ोसी थे, वो भी मेरा इंतज़ार कर रहे। मुझे देखते ही मेरी बीवी जैसे मुझसे लिपट गई। इतनी देर कैसे हो गई, इतनी देर कैसे हो गई, कहाँ रह गए थे आप? मैंने उसको कुछ बताया नहीं और पड़ोसी भी मेरा हालचाल पूछना चाहते थे। मैंने उन्हें कह दिया मेरी बाइक स्लिप कर गई थी और मैं वहां गिर गया, इसीलिए बेहोश हो गया। नींद मेरी अब जाकर खुली। तब उन्होंने मेरे शरीर को जैसे देखने की कोशिश की। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी चोट लगी है, मैं अंदर जाकर मरहम पट्टी करता हूँ। उन्हें मैंने समझा दिया तो वो अपने अपने घर चले गए। उसके बाद मेरी बीवी कहने लगी शर्ट उतारो, मैं देखती हूँ कहाँ कहाँ चोट लगी है। मैंने वो दरवाजे की कुंडी लगाई और उसे समझाने लगा मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो बहुत अजीब है। सबके सामने मैं वो बताना नहीं चाहता था। वहाँ पता है क्या हुआ? मेरी बाइक का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मैंने जो जो देखा था अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया और मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा डरी हुई थी। तब मेरी बीवी ने कहा था कल हम ज़रूर किसी बाबा के पास जाएंगे, पूछेंगे कि हमें चुड़ैल मिली थी और आपको कहीं काटा वाटा तो नहीं। मेरी बीवी ने मेरे शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं देखा था। मैं बेहोश ज़रूर हो गया था, लेकिन कैसे हुआ ये मुझे भी पता नहीं था। लगभग 11 बजे हम अपने बेड पर थे। मेरा बेटा पहले ही सो चुका था और मैं बस उस चुड़ैल का चेहरा याद करता हुआ बार बार डरे जा रहा था। मैं अपनी बीवी से बात तो करना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी बहुत डरी थी तो मैं उसे और ज़्यादा डराना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि वो सो जाएगी तो सही रहेगा। लेकिन कुछ ही समय बाद अचानक किचन से सामान गिरने की आवाज़ आई। जब सामान गिरने की आवाज़ आई तो मैं डर सा गया था, लेकिन मेरी बीवी सबसे पहले उठकर किचन की तरफ गई। मेरे मन में तो अजीब से ख्याल आ रहे थे, मेरी बीवी के मन में वो ख्याल नहीं आए। लेकिन जैसे ही किचन से वो भागती हुई बेडरूम की तरफ आई, मैंने उसका चेहरा देख लिया। मैंने उससे पूछा क्या हुआ? उसने कहा किचन में एक औरत थी, काले से चेहरे वाली। वो हाथ में ग्लास को पकड़े हुए मुस्कुरा रही थी। मेरी बीवी बेडरूम में आ गई थी और बाद में उसका हाथ पकड़कर मैं भी गया था किचन में, लेकिन हमें किचन में कोई औरत नज़र नहीं आई। अब हम एक ख़ास चीज़ से डरे हुए थे कि इसे हम किसी पड़ोसी को भी नहीं बता सकते। अगर किसी को बताएंगे तो वो हमारा मजाक बनाएंगे। ये एक ऐसी घटना होती है जिसके बारे में किसी को बताया नहीं जा सकता, खुद ही निपटना पड़ता है। मेरी बीवी ने फिर से कहा था कल हम किसी बाबा के पास जाएंगे। ये चुड़ैल हमारे घर तक आ गई है, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। तब 12 बजे के करीब, हम सोए नहीं थे अभी। मैं तो सोना चाहता ही नहीं था। मुझे लग रहा था किचन से अभी वो चुड़ैल आएगी और मुझे मारने की कोशिश करेगी। मैंने तब ध्यान दिया मेरी बीवी तो सो चुकी थी। उसे नींद की दवाई मिलती थी जिस कारण वो जल्दी सो जाया करती थी। इतने समय वो जागी, मैं तो इस चीज़ से हैरान था। लेकिन मैंने देखा एक काले रंग का हाथ बेड के नीचे से निकला हुआ मेरी बीवी की टांग को पकड़ा हुआ था। मेरी बीवी भी खिंचकर थोड़ी सी नीचे की तरफ हुई,
फिर मेरी बीवी उठना चाहती थी, लेकिन आंखों में नींद ऐसी कि वो फिर से गिर गई। ये दवाई का असर ही ऐसा होता है। कुछ समय से उसे कोई परेशानी थी जिस कारण डॉक्टर ने नींद की गोली दी थी, लेकिन मैंने तो आंखों से ये देखा ना। मैं घबरा गया और अपनी बीवी को पकड़ा, ऊपर की तरफ किया। बेड के नीचे टॉर्च से मैंने रोशनी की थी, क्योंकि मैं लाइट जलाकर अपने बेटे को भी उठाना नहीं चाहता था। बेड के नीचे कोई नहीं था। वो चुड़ैल का हाथ ही था, लेकिन चुड़ैल नजर नहीं आ रही। कहाँ चली गई है चुड़ैल? इसके बाद मैं दोबारा बेड पर आ गया और 5 ही मिनट बाद पायल की एक आवाज़ आई थी। वो आवाज़ आई थी दूसरे कमरे से। मुझे लगा वो चुड़ैल दूसरे कमरे में है। मुझे उसे भगाना होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पास में मंदिर था जो हमने इसी कमरे की एक तरफ बनाया हुआ था, दीवार से सटा हुआ। वहाँ पर धूप की राख पड़ी थी और मेरे मन में ख्याल आया, धूप की ये राख भगवान को अर्पित होती है, इसे हाथ में ले लेता हूँ। जहाँ मुझे वो चुड़ैल नजर आई उसके ऊपर फेंकूंगा। भगवान की शक्ति के आगे ऐसी शैतानी शक्ति कहाँ ठहर सकती है। अब ये घुंघरू की आवाज़ आने लगी थी, वो दूसरे कमरे से आ रही। जैसे ही मैं वो राख लेकर दूसरे कमरे में गया, वहाँ घुंघरू की आवाज़ बेड के नीचे से आ रही। ये दूसरा बेड था और वहाँ मैंने लाइट जलाई। जैसे ही नीचे झुककर देखा, बेड के नीचे एक पायल थी जो धागे के साथ लटकी हुई, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा था, अब सिर्फ तुम मेरे हो। ये दीवार पर लिपस्टिक से लिखा गया था। मैं घबरा सा गया और तभी ऐसी ही एक पायल की आवाज़ मेरे कमरे से आई। ये आवाज़ सुनते ही मैं घबरा गया। मेरा बेटा भी सोया हुआ था, मेरी बीवी भी सोई हुई थी, तो मैं भागा उस कमरे की ओर। जैसे ही मैं उस कमरे में पहुंचा, मैंने देखा मेरी बीवी की छाती पर बैठी हुई वो चुड़ैल जैसे मेरी बीवी के माथे पर कुछ कर रही थी। ये देखते ही मैं डर सा गया। वो राख मैंने जैसे ही चुड़ैल पर फेंकी, वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने लाइट जलाई। मेरा बेटा उठता है तो उठे, मुझे अपनी बीवी को बचाना था, इसीलिए लाइट जलाकर मैं अपनी बीवी के पास बैठा रहा। अंधेरा नहीं करना चाहता था मैं। अपने बेटे की आंखों पर हाथ रख दिया मैंने, लेकिन मैं इंतज़ार करता रहा सुबह होने का। बार बार वो आवाज़ें कभी बाहर से आती, वो परछाइयाँ सी इस कमरे में बनती जब वो लाइट फ्लक्चुएट करने लगती। ऐसा लग रहा था एक बुरा सपना है जो ये रात के साथ जुड़ा हुआ है। मैं बस इस चुड़ैल को अपनी ज़िंदगी से दूर चाहता था। मुझे नहीं पता था क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन ये चुड़ैल मुझे दूर चाहिए थी। सुबह तक मैं अपनी बीवी की रखवाली सी करता रहा। दोबारा वो चुड़ैल नज़र नहीं आई। उसके बाद सुबह ही जब मेरी बीवी की नींद खुली, वो पूछ रही थी कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ उसके करीब कुर्सी लगाकर। मैंने उसे ये रात को हुई घटना के बारे में बताना सही नहीं समझा, वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी। लेकिन चुड़ैल के बारे में उसे पता था। मैं उसको कहने लगा, मुझे किसी बाबा को ढूंढना होगा, कोई ना कोई ऐसा जो हमारी मदद कर सके। आखिर किसके पास जाऊं मैं, किसके पास जाऊं मैं? अचानक ही मेरे दिमाग में एक अजीब सा नाम आया, अजीत सर। अजीत सर पास के ही एक स्कूल के टीचर थे। वो ऐसी भूतिया बातें बहुत ज़्यादा किया करते थे। वो माना करते थे कि भूत प्रेत होते हैं और वो इस पर रिसर्च भी कर रहे थे। कई किताबें वो घर में रखा करते थे। भूतिया कहानियाँ सुनाना बच्चों को उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था और मैं भी कई बार सुबह सुबह जब पार्क में घूमने जाता था उनसे बातें करता था। उनकी जैसे बातें घूम फिर कर भूतों पर ही आ जाती और इस बार मुझे लग रहा था कि उन्हीं से बात करना सबसे सही होगा। सुबह सुबह 7 बजे ही मैं पार्क की तरफ निकल पड़ा था। हर सुबह वो वहाँ पर सैर करने आया करते थे और आज भी आए हुए थे। एक तरफ एक बड़े से बेंच पर बैठे एक और बूढ़े आदमी से वो बात कर रहे और उसको कह रहे थे, जब ऐसी शैतानी शक्तियाँ हमारे करीब होती है ना तो हमें ठंड लगने लगती है। इसका कारण समझ में नहीं आता। शायद जो दूसरी दुनिया है, जो दूसरा आयाम है, वो हमारी दुनिया और हमारे आयाम से जुड़ने की कोशिश करता है। वो शक्तियाँ उस दुनिया से इस दुनिया में आने की कोशिश करती हैं, हमें दिखती हैं, तब ऐसा आभास होता है। और ये बातें सुनने के लिए वहीं पर खड़ा हो गया मैं। उनकी बातें सुनता रहा।
अजीत सर उस बूढ़े से बातें कर रहे और बार बार वो बूढ़ा आदमी जम्हाइयाँ ले रहा। ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुका है, इसीलिए वो उठकर कहने लगा, बस 1 मिनट, मैं ये राउंड लगा कर आया। वो राउंड लगाता लगाता दूर से ही खिसकना चाहता था, लेकिन मैं अजीत सर के पास बैठ गया और बड़ी शिद्दत से उनसे पूछ रहा, मुझे बताइए क्या जो भूत, जो मर्द होते हैं और औरतें होते हैं, क्या इन दोनों की शक्तियों में कोई फ़र्क होता है? यह बात सुनते ही अजीत सर की आंखों में मैंने साफ देख लिया। पहली बार कोई ऐसा मिला था जो शिद्दत से उनसे सवाल कर रहा था और बहुत ज़्यादा जानना चाहता था। उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। जैसे ही घूमकर बात चुड़ैल पर आई, मैंने उनसे पूछा, क्या सच में चुड़ैलें वैसी ही होती हैं जैसी फिल्मों में दिखाई जाती हैं? उन्होंने कहा, नहीं, बहुत अलग होती हैं। मैंने वो आभास किया है। मैं सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता, उन पर रिसर्च करने की कोशिश भी करता हूँ। इतिहास से जानता हूँ। इतिहास की किताबों से बहुत कुछ जानने को मिलता है। फैंटेसी स्टोरीज में तो बातें घुमा फिरा कर की जाती हैं, मज़ेदार बनाई जाती हैं। असल में उन मज़ेदार कहानियों से भी ज़्यादा भयानक चुड़ैलें होती हैं। तब अजीत सर ने मुझसे सवाल किया था, लेकिन तुम इसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? कहीं तुमने कोई चुड़ैल देखी तो नहीं? मैं तब रोते रोते कहने लगा, सिर्फ चुड़ैल देखी ही नहीं है, चुड़ैल मेरे घर तक चली आई है। मैंने अजीत सर को अपने साथ खटी पूरी की पूरी घटना बता दी। अजीत सर बहुत ज़्यादा डर चुके थे और बार बार मुझसे एक ही सवाल कर रहे थे, तुम सच तो बोल रहे हो ना? ज़्यादातर लोग मेरा मजाक बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, तुम भी मेरा मजाक तो नहीं बना रहे? मैंने कहा, मेरा चेहरा देखिए, मेरा चेहरा आपको खौफ नज़र नहीं आ रहा? मजाक ऐसे नहीं बनाया जाता, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मेरे घर में चुड़ैल है, शायद वो मुझे मारना चाहती है। उसने मैसेज भी दिया था, तुम सिर्फ मेरे हो, यानी अब वो मुझे मार डालेगी। क्या करूं मैं, क्या करूं बताइए? अजीत सर मुझे अपने घर ले गए और ज़िंदगी में पहली बार इतना भयानक घर देखा था मैंने। खोपड़ी, हड्डियाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके घर में थी। किताबें ही किताबें और इंद्रजाल, डायन, चुड़ैल, ऐसी टॉपिक से जुड़ी हुई किताबें। मैं उसे घर नहीं कह सकता, कोई भूतिया बंगला कह सकता हूँ, जहाँ एक से ज़्यादा डरावनी चीज़ें थी। हर चीज़ से डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अब चुड़ैल निकलेगी और मुझे मार देगी। लेकिन अजीत सर ने कहा था, डरने की बात नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें किसी न किसी काम के लिए हैं। मैं जितनी ज़्यादा रिसर्च करता गया, मुझे उतनी ज़्यादा चीज़ें पता लगती गई। कहते हैं कि हर किसी का दिमाग किसी खास फील्ड में काम करता है। मेरा पढ़ाने में तो इतना ज़्यादा काम नहीं करता था, लेकिन भूतों की बातें सुनने में बहुत ज़्यादा काम करता था। तो मैंने सोचा, अब सरकारी नौकरी तो लग गई है, इसी के साथ अपने मन में जो है उसके बारे में जानने की भी कोशिश करता हूँ। अजीत सर की बीवी 2 साल बाद ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। ये कहकर गई थी कि वो एक पागल है, लेकिन पागल ही जीनियस होते हैं। तब मैंने अजीत सर से पूछा था कि क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो वो कहने लगे, पहले तो मेरी मदद करो, वो जो पीछे आटे की बोरी पड़ी है ना, उठाओ उसे। मैंने वो आटे की बोरी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा था वो मुझसे काम करवा रहे हैं, लेकिन वो आटे की बोरी मेरे सर पर रखवाई थी उन्होंने, 10 किलो की वो बोरी। उसके बाद उन्होंने और भी ढेर सारा सामान ढूंढ ढूंढ कर निकाला और उसके बाद खाने पीने का सामान एक झोले में डालने लगे। सारा सामान उन्होंने कंधे पर टांग लिया। फिर कहने लगे, चलो मैं तुम्हारे घर जाने वाला हूँ और 1-2 दिन मैं तुम्हारे घर में रहूँगा, देखूँगा क्या क्या होता है, उस हिसाब से हम प्लान बनाएंगे। एक चुड़ैल का मुकाबला इतनी आसानी से किया नहीं जा सकता। तुम कहीं भी किसी बाबा के पास चले जाओ, बहुत समय लग जाएगा। उससे पहले हम ये जानेंगे ये चुड़ैल की शुरुआत कहाँ से हुई है, और जैसा कि मुझे पता है सबसे तेज़ तरीका मैं ही जानता हूँ। चलो तुम्हारे घर। इसके बाद मेरे घर आ गए थे मिस्टर अजीत और मेरी बीवी पूछ रही थी ये कौन है, और मैंने जैसे ही मेरी बीवी को बताया कि ये अजीत है, मेरी बीवी मुझे किचन में ले जाकर कहने लगी, ये तो पागल है, इसकी अपनी बीवी से भी नहीं बनी। मैंने कहा वो बात नहीं है, इससे में अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो यही है। भूत प्रेत की सारी जानकारी जानता है, यही हमें बचा सकता है। मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा एक बार कोशिश करके तो देखते हैं। अगर किसी गलत बाबा के चक्कर में फंस गए, उतने में बहुत बुरा हो जाएगा और वो अपनी गलती तक नहीं मानेगा, तो क्या करेंगे?
अंत में मैंने अपनी बीवी को मना लिया और पूरा दिन मिस्टर अजीत मेरे घर में सोफे पर बैठे बार बार चाय पीते रहे, बातें करते रहे। शाम तक उन्होंने कुछ नहीं किया और मैं सोचे जा रहा था आखिर ऐसा क्यों। उन्होंने कहा, चुड़ैल रात के वक्त एक्टिव होती है और उसकी शक्ति भी रात को ही पहचानी जा सकती है। क्यों भूत रात में नजर आते हैं? क्योंकि जब सूरज की वो शक्ति धरती से लोप हो जाती है, उस समय जिस हिस्से पर अंधेरा होता है वहां पर ऐसी शक्तियां जागृत होती हैं। रात को अंधेरे में पूरी तैयारी करेंगे। उसके बाद अब मिस्टर अजीत ने मेरी बीवी को, मुझे और मेरे बेटे को एक अलग कमरे में रहने के लिए कहा था। जिस कमरे में वो चुड़ैल नजर आई थी, आटा हर जगह पर बिछा दिया था, पूरे के पूरे घर पर, सिवाय हमारे कमरे को छोड़ हर जगह आटा। और वो कह रहे थे, इस आटे पर तुम नहीं चलोगे, खाना पीना अंधेरा होने से पहले ही खा लेना, मान लेना कि पूरी रात व्रत चलने वाला है। तुम्हारे कदमों के निशान यहाँ नहीं होने चाहिए। जिसके कदमों के निशान होंगे उससे पहचान पाएंगे वो चीज़ क्या है। उल्टे पैर चुड़ैल की पहचान, बड़े पैर एक शक्तिशाली चुड़ैल के निशान, लाल खून के 7 पैरों के निशान, मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चुड़ैल। पहचान करनी है पहले तो। रात के वक्त हमारे बेडरूम के बाहर अजीत सर खड़े थे और मैं बस उन्हें देख ही जा रहा। तभी अचानक एक घुंघरू की आवाज़ आई, जैसे हाथ में पकड़कर कोई आवाज़ करने की कोशिश कर रहा हो दूसरे कमरे में। तभी वो मेरी तरफ देखने लगे थे। वो मुझे बता रहे थे ये आवाज़ आई। मैंने कहा मैंने सुन ली। फिर धीरे धीरे पायल की आवाज़, कभी इधर से कभी उधर से। वो बार बार मुझे समझा रहे थे कोई ना कोई तो चल रहा है। पाँव के निशान तो वहाँ आ ही जाएंगे, पहचान लेंगे वो क्या चीज़ है। तभी बेड के नीचे से सिसकने की आवाज़ आई। मैं वो आवाज़ सुनकर अजीत सर को बताना चाहता था, क्योंकि वो आवाज़ सिर्फ मैंने सुनी थी, मेरी बीवी सो चुकी थी। तभी वो सिसकने की आवाज़ बढ़ने लगी। वो आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। तभी मैंने जल्दी से पीछे रखी हुई वो चीज़ अजीत सर की ओर फेंकी। अजीत सर ने मेरी तरफ देखा और वो मुझसे सवाल करने लगे, क्या हुआ? मैंने कहा बेड के नीचे, बेड के नीचे। उन्होंने वो टॉर्च की रोशनी नीचे मारी और बेड के नीचे कुछ देखा। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मुझे बेड से उतार कर उन्होंने मेरे साथ देखने के लिए कहा। जैसे ही हमने बेड के नीचे देखा, वहाँ 30 दिन लिखा हुआ था। मैं समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या है, लेकिन अजीत सर ने कहा वो दिन लिख चुकी है, 30 दिन में करेगी वो जो करना चाहती है। ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं लगती। चलो मेरे साथ दूसरे कमरे में, चलो मेरे साथ। मेरा हाथ खींचकर उस आटे के ऊपर ही पाँव रखते रखते हम जैसे ही दूसरे कमरे में गए, उन्होंने लाइट जलाई और पाँव के निशान थे, ज़मीन पर पाँव के निशान। वो उल्टे पैर, बड़े बड़े काले रंग की राख। मैंने कहा इसका क्या मतलब? आपने कहा था खून या उल्टे पाँव शक्तिशाली, ये कितनी शक्तिशाली है? उनकी आंखें खुली की खुली थी, कुछ ऐसा जो शायद उन्होंने भी पहली बार देखा था, सिर्फ सुना था। उन्होंने कहा ये काली चुड़ैल है, काली चुड़ैल। अधूरी इच्छा को पाने के लिए काली चुड़ैलें बनती हैं और ये वही करेगी जो इसकी अधूरी इच्छा है। क्या है इसकी अधूरी इच्छा? तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? ये सवाल का जवाब चाहिए और 30 दिन के अंदर ये वो कर देगी जो करना चाहती है। उससे पहले हमें काम करना होगा। तब अजीत सर ने कहा था ये ज़रूर अपना काम करेगी, हमारे पास समय कम है, हमें वहाँ जाकर देखना होगा और इसके शरीर को ख़त्म करना होगा। जब तक एक चुड़ैल का शरीर सही सलामत होता है तब तक वो अपनी शक्ति को बढ़ाती ही रहती है, वो अपना काम करके ही रहेगी। हमें उसका शरीर ढूंढना होगा। वो रात अजीत सर ने घर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रख दी थी जिससे उस चुड़ैल की शक्ति आधी पड़ जाती और वो हम पर हमला नहीं कर पाती। फिर भी घर के बाहर से वो आवाज़ें आती ही रही थी। घर में रखी गई हर वो चीज़ से मेरा परिवार सुरक्षित रहता। इस तरह अगली सुबह ही मैं अजीत सर के साथ उसी जगह जाने के लिए तैयार था जहाँ पहली बार मुझे वो चुड़ैल मिली थी।
मैं अजीत सर के साथ उस जंगली इलाके में था और मैंने कहा, यहाँ से वो एक ऐसी लड़की बन के यहाँ घूम रही थी जिसकी जैसे कोई इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा हो। उसके कपड़े फटे हुए थे और इसीलिए मैं मदद करने के लिए उसके पीछे गया। अजीत सर ने कहा, ये एक चाल ही थी, जैसे चुड़ैल अपनी चाल में फंसाने की कोशिश करती है। हमें पूरी कहानी को जानना होगा, इस छोटे हिस्से से हम पूरा सच नहीं जान सकते। आखिर तुम्हें उसने क्यों पकड़ा, वो क्या करना चाहती है, कौन सी अधूरी इच्छा है जो वो पूरा करना चाहती है और तुमसे पूरा क्या करवाया जा सकता है, हमें सब कुछ जानना होगा। आखिर एक ऐसी लड़की जिसकी यहाँ पर इज्जत लूटी गई हो, हमें उसके बारे में पूरा जानना होगा। हम उस जंगल में घूमे थे, वहाँ कोई भी ऐसा नहीं मिला जो हमें बता सके। इतने बड़े जंगल में उसके शरीर को ढूंढना नामुमकिन के समान था। इसीलिए लगभग 1 घंटा बिताने के बाद हमने और समय सड़क के आसपास लोगों से पूछकर बिताया। पूरा दिन गुजर गया। शाम के वक्त हम पुलिस थाने में गए थे और वहाँ पर हम पता कर रहे क्या कोई ऐसी लड़की थी जिसकी यहाँ इज्जत लूटी गई हो या जिसकी इज्जत लूट कर उसे मार दिया गया हो। तब पुलिस वाले ने हमसे 2 दिन की मोहलत मांगी थी। वो अजीत सर को जानता था और उसने कहा था 2 दिन में वो इसकी जानकारी दे देगा। 2 दिन थे अब हमारे पास और 2 दिन में हमें खतरा भी बहुत ज़्यादा होने वाला था। अजीत सर अब मेरे ही घर में थे और उन्होंने चारों तरफ लाल पट्टियाँ बिछा दी थी। ये बड़े बड़े लाल रंग के कपड़े के हिस्से थे, पट्टियों जैसे बने हुए, जिस पर श्लोक लिखे हुए थे। इससे चुड़ैल की शक्ति कमज़ोर होती है और वो उस घर में हावी होने की कोशिश नहीं करती। वो जो इच्छा पूरा करना चाहती है वो तो वो करके रहेगी, उससे रोका नहीं जा सकता बिना शरीर ढूंढे। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि वो अपनी इच्छा से अलग और कोई काम ना कर पाए। तो ये जो श्लोक हैं घर में लगाने के बाद इच्छा के विपरीत काम वो नहीं कर पाएगी, यानी किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और क्योंकि वो चुड़ैल तुम्हें वहाँ मिली तो तुमसे तो उसका कोई रिश्ता है नहीं, तुम्हें तो वो कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेगी। तो इस घर में अब तुम सुरक्षित रहोगे, लेकिन 30 दिनों तक। हो सकता है 30 दिन बाद वो जो काम करना चाहती थी वो कर ना पाए, अंत में गुस्से में तुम्हें मारने की कोशिश करे। वो रात बड़ी मुश्किल से गुजारी थी। मेरी बीवी को जैसे बिजली के झटके से महसूस होते रहे। बार बार वो उठती, वो कहती जैसे कोई बिजली का झटका उसे दे रहा हो। मैंने अजीत सर से पूछा था और उन्होंने कहा था, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो चुड़ैल तुम पर तो असर नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुमसे तो उसका कोई रिश्ता नहीं है। ये लड़का, इस पर असर हो सकता है। उनका इशारा मेरी तरफ था तो मैंने भी अपनी बीवी को कहा, कुछ नहीं होगा, हम अपने परिवार को बचा कर रहेंगे। अगली ही सुबह मैं अजीत सर के साथ फिर से उन जंगलों में था। अब हम प्लान बना रहे थे कैसे किसी चुड़ैल के बारे में पता कर सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आसपास के गांव से पूछना शुरू कर दें। किसी न किसी ने कोई ना कोई चुड़ैल तो देखी ही होगी, उससे हम जान जाएंगे। इस तरह आस पड़ोस के गांव में हमने पूछना शुरू कर दिया और कहीं भी किसी ने भी किसी चुड़ैल को नहीं देखा था। उन जंगलों में आने वाले कई लोग थे उन गांव से, लेकिन किसी ने कभी चुड़ैल की बात बताई ही नहीं। अगर वहाँ पहले चुड़ैल मौजूद नहीं हुआ करती थी तो अचानक वो चुड़ैल कहाँ से आ गई? क्या किसी ने वहाँ किसी चुड़ैल को छोड़ दिया? अगर छोड़ा तो क्यों छोड़ा? अगर कोई लड़की वहाँ किसी ने उसका रेप किया तो उसे जान से मार दिया होगा, इसके बाद वो चुड़ैल बनी होगी। मेरा इस तरफ रुझान था, ये थ्योरी की तरफ, जबकि अजीत सर का कहना था नहीं, कोई काले पैरों वाली ऐसी चुड़ैल नहीं होती जिसकी ऐसी इच्छा अधूरी हो। ये कुछ अलग है, हमें बस समझना होगा। ये रहस्य है जिसे सुलझाना होगा अगर जिंदा बचना है तो। वो दिन भी हम ढूंढते रहे, उस चुड़ैल की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते रहे। जब जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाए, रात के वक्त घर आ गए और घर आकर मुझे जो पता चला मैं सोच तक नहीं सकता था। मेरी बीवी वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। बाल उसने खुले छोड़ दिए थे। उसने दीवारों पर बहुत कुछ लिखना शुरू कर दिया था, अजीब सी भाषा लिखनी शुरू कर दी थी। और इसे देखने के बाद अजीत सर ने भी कहा था, जो भी कहो
वो चुड़ैल कुछ ना कुछ तो करना चाहती है, तुम्हारी बीवी पर भी असर कर रही है। हमें जल्द से जल्द उसे ख़त्म करना होगा। आखिर वो क्या चाहती है, हमें पता करना होगा। मैंने कहा कैसे पता करें, हर जगह तो पूछ लिया। जो अजीत सर ने कहा एक तरीका है। मुझे एक ऐसा अंधा पंडित जानता है जिसके पास अजीब सी शक्ति है। वो मुझे हर बार उस जगह ले जाता है जहाँ से उसकी कहानी जुड़ी हुई हो, किसी काली शक्ति की। उसे भगवान ने ये वरदान दिया है, लेकिन उसकी आंखें छीन ली। आंखें छीनने के बाद वो ऐसी शक्तियों को देख सकता है जो हम देख सकते हैं, वो नहीं देख सकता। अगली सुबह जब हम उस अंधे पंडित के पास गए थे तो अजीत सर ने उसे कान में पता नहीं क्या कहा। वो चुपचाप हमारे साथ आ गया था। हम उस जंगल में घूमते रहे और एक खास जगह पत्थर के पास आकर उसने उंगली एक तरफ कर दी थी। वो बोलने लगा था, यहीं पर बैठी थी वो, यहीं पर। जब तुमने उसके कंधे पर हाथ रखा वो यहीं पर बैठी थी। मैंने कहा हाँ, आपको कैसे पता? उसने कहा यहीं पर तुम्हें गिराया था, तुम्हारी छाती पर बैठकर तुम्हारी आंखों से जुड़ी थी वो, तुम्हारी आंखों से देख पा रही थी वो। उस दिशा में है जहां से वो आई थी, वो दिशा उसका घर है। वो अंधा पंडित आगे की तरफ चलने लगा था और हम उसके पीछे पीछे। पहले उसका हाथ पकड़ना पड़ा था, अब वो बिना देखे ही पेड़ों से बचता हुआ, खड्डों से बचता हुआ सीधा चलता जा रहा था। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा वो कैसे कर पा रहा है। काली शक्तियों की तरफ आकर्षित हो रहा, बार बार रुक कर कहता, उसकी शक्ति बढ़ रही है, उसकी शक्ति बढ़ रही है, वो मुझे भी मार देगी। बार बार ये कहता और हमें डरा देता। लेकिन चलता चलता वो हमें एक गांव में ले आया था। उस गांव में एक खास घर की तरफ इशारा करके वो कह रहा, ये चुड़ैल इस घर में रहती थी, मैं इतना देख सकता हूँ, लेकिन आगे वो देखने नहीं दे रही। वो काली शक्ति जैसे काले धुएं की तरह है, मुझे वो छांट कर आगे देखने नहीं दे रही। इसका जवाब तुम्हें देखना होगा, तुम्हें ढूंढना होगा, और जो करना है जल्दी करो। वो एक अधूरी इच्छा पूरा करना चाहती है जिसमें किसी की मौत भी लिखी है। जब मैं अजीत सर के साथ उस घर के अंदर गया था, अंदर जाते ही एक बूढ़ा आदमी, लेकिन उसकी पीठ के पीछे टंगी हुई बड़ी सी तस्वीर को देखते ही मैंने पहचान लिया। रक्षिता, ये रक्षिता की तस्वीर है। अजीत सर कहने लगे, कौन रक्षिता? मैंने कहा, वो जब मैं काम करता था उस कंपनी में मेरे साथ ही काम किया करती थी, लेकिन अचानक वो गायब ही हो गई। वो दोबारा काम पर आई ही नहीं, उसे निकाल दिया गया। लेकिन किसी ने जाना ही नहीं वो काम पर दोबारा क्यों नहीं आई। तब वो बूढ़े आदमी ने बताया, वो उसका पिता था और रक्षिता की मौत हो चुकी है 5 साल पहले। 5 साल पहले वो कहीं खास जगह गई थी, वो कुछ सीख रही थी, जादू टोना, लेकिन वहाँ उससे वो जादू हुआ नहीं और किसी तरह उसने खुद को आग लगा ली। उसका पूरा शरीर जल गया था, वो पूरी तरह से जली हुई और उसकी लाश को कुछ तांत्रिकों ने यहाँ लाकर छोड़ दिया था। उसका बाप बहुत ज़्यादा रोया था और उन तांत्रिकों ने कहा था, इसे जलाना मत, ये पहले से जली है और जलन होगी, इसे दफना देना। उसकी लाश को गांव के पीछे उस कब्रिस्तान में दफनाया गया था और ये देखते ही अजीत सर कहने लगे थे, इसी कारण वो चुड़ैल बन गई, क्योंकि वो जादू टोना सीख रही थी, अपने शरीर पर जादू किया। अधूरी इच्छा क्या है? तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? तुमसे वो अधूरी इच्छा क्या पूरी करवा सकती है? क्या उसे काम पर किसी ने जलील किया था? क्या बहुत ज़्यादा जलील किया था? क्या तुम बता सकते हो क्यों? मैंने कहा, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। मैं अब अजीत सर के साथ था और वो कह रहे, जल्दी चलो, उस कब्रिस्तान में उसके उस शरीर को जलाना होगा, जलने के बाद ही उसका अंत होगा, जल्दी करो। मैं अजीत सर के साथ था और ये 4 बजे का वक्त। हमें वो लाश ढूंढने में परेशानी हो रही। जिस जगह उन्होंने कहा था वो लाश है, वहाँ वो निकली नहीं, उन्हें जगह भूल गई थी। हम वैसी ही निशानियों के आसपास खोदते रहे। 3 घंटों में अंधेरा हो गया।
तभी वहाँ काले रंग का धुआं बिखरने लगा था और अजीत सर ने कहा था, चुड़ैल की शक्तियाँ जाग रही हैं, वो अपने शरीर को जलने नहीं देगी, वो अपने शरीर को जलने नहीं देगी। उस काले अंधेरे में हमें एक काले रंग का जीव दिख रहा जो बार बार हमारे करीब आने की कोशिश कर रहा, अजीत सर पर खरोंचे भी डाल रहा। और अजीत सर वो लाल रंग के धागे को पेड़ों से बांधकर बड़ा गोला बनाकर कह रहे, जल्दी से ढूंढो उसकी लाश, जल्दी से। खोदते खोदते एक जगह हमें मिल ही गई एक लाश। ये वही लाश थी और रक्षिता के पिता ने देखते ही कह दिया, हाँ यही जगह थी। हम जल्दी से उस लाश को मिट्टी से बाहर निकाल पाए थे और उसे देखकर अजीत सर ने भी कहा था, अच्छे से देख लो इसे, पहचान कर लो इसकी और जला दो इसे। रक्षिता के पिता ने वो लाश को देखते ही कहा, ये वही है, वैसी ही चांदी की चेन गले में है, अब भी मौजूद। जल्दी से मैंने वो पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया और आसपास वो पायल की आवाज़, वो चीखों की आवाज़, वो हमें रोकना चाहती थी, वो आंधी। लेकिन पेट्रोल को आग आंधी में भी लगती है। उसी खड्डे में उस लाश को फेंक कर मैंने और अजीत सर ने वो आग जलाई थी और जलती हुई वो लाश देखी थी हमने। आसमान में बादल कड़कने लगे थे, लेकिन वो लाश जलती ही गई और वहाँ राख बन गई। धीरे धीरे वो हवाएं बंद हो गई, ऐसा लगा जैसे शांति हो गई हो। सच में हमने वो काली चुड़ैल को हरा दिया था और हमें पता नहीं था वो इतनी शक्तिशाली है। उसकी अधूरी इच्छा क्या थी, अजीत सर मुझसे पूछते रह गए। वो जानना चाहते थे आखिर वो चाहती क्या होगी, रक्षिता की मौत कैसे हुई। शायद वहाँ उसका कोई राज था, वो राज कभी पता नहीं चल पाएगा। मैंने कहा, शायद कभी नहीं। इसके बाद हम घर आ गए थे और घर से सारा सामान समेटने लगे थे अजीत सर। लेकिन मेरी बीवी का व्यवहार बदला सा था। अजीत सर ने कहा था इसके अंदर हो सकता है चुड़ैल का वास हुआ था, किसी कारण वो कुछ चाहती होगी। लेकिन जब सामान समेट लिया अजीत सर ने, मेरी बीवी ने मुझे गले से लगा लिया, मुझे चूमा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से प्यार मेरे लिए उभरता जा रहा है। वो मुझे गले से लगाकर कहे जा रही थी, हम वापस मिलेंगे, बिल्कुल जैसे उस चुड़ैल ने मुझे आपसे दूर कर दिया था। वो जैसे मेरे शरीर में आती थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। वो मुझे गले से लगाए ही कुछ मिनट तक बैठी रही थी, लेकिन मैं अजीत सर को विदा करना चाहता था, वो कर ही नहीं पाया। अकेले ही सामान लेकर चले गए। जैसे ही मैंने अपनी बीवी को कहा, बस कुछ मिनट के लिए मैं बस मिलकर आता हूँ, और जैसे ही आया कुछ खाने के लिए बना लेना, मुझे भी खाना बहुत ज़्यादा खाना है, थका हुआ हूँ। मेरी बीवी ने मुझे एक फ्लाइंग किस दिया था और मुझे कहा था मैं तैयार रहूँगी। ये कहकर मैं वहाँ से बाहर निकला और जल्दी से अजीत सर के घर पहुँच गया। अजीत सर भी बहुत ज़्यादा खुश थे और कह रहे, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला तुम्हारे साथ। अंततः हमने उस चुड़ैल का अंत कर ही दिया। मैंने भी कहा, बिल्कुल, और मुझे एक पल के लिए लगा था जैसे उसकी पहचान हो ही नहीं पाएगी। तब अजीत सर ने कहा था, उसके पिता ने पहचान कर तो ली थी। मैंने कहा हाँ। तो अजीत सर ने कहा, पहचान वैसे आसानी से हो ही जाती है, उसकी एक हाथ में 6 उंगलियां थी ना। जब हम जलाने वाले थे तो मैंने देखा था एक हाथ में 6 उंगलियां, वो हड्डी बाहर की तरफ निकली हुई। ऐसे जो 6 उंगलियां वाले होते हैं वो किस्मत वाले होते हैं, लेकिन बेचारी की किस्मत शायद सही से काम नहीं की। मैंने कहा 6 उंगलियां? रक्षिता की कोई 6 उंगलियां नहीं थी। यह सुनते ही अजीत सर ने कहा, क्या सच में? याद करो, अगर तुम्हारे साथ काम करती थी क्या उसकी 6 उंगलियां नहीं थी? मैंने कहा, मुझे पूरी तरह से याद है, मैंने उसका हाथ अपने हाथ में भी पकड़ा था, कोई 6 उंगलियां नहीं थी उसके हाथ में। अजीत सर घबरा गए थे और मैं भी घबरा गया। अगर वो उसकी लाश थी ही नहीं तो हमने किसकी लाश को जलाया? अगर किसी और की लाश को जलाया तो वो चुड़ैल अब भी हमारे पीछे होगी। मैंने अजीत सर को कहा था, जल्दी चलिए, मुझे लग रहा है कुछ बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन उन्होंने मेरी बाजू पकड़कर कहा, तुम्हें कैसे पता उसकी 6 उंगलियां नहीं थी?
अगर रक्षिता तुम्हारे साथ काम करती थी तो तुम्हें कैसे पता 6 उंगलियां नहीं थी? तुमने उसका हाथ कब पकड़ा? मुझे पूरा सच बताओ, मुझे पूरा सच बताओ। तब मैंने उन्हें पूरा सच बताया जो मैं कभी किसी को नहीं बता पाया। रक्षिता मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। हर रोज़ जब भी मैं उसे कोई काम करने को कहता वो बड़े प्यार से करती, हमेशा मेरी आंखों में देखती रहती थी। वो मुझ पर बहुत ज़्यादा लट्टू थी और दिन ब दिन वो जैसे मुझसे प्यार करती ही जा रही थी, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं थी। वो कभी कभी बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करती थी, मेरे लिए लड़ती थी, किसी को मारने को तैयार हो जाती थी और जब उसे गुस्सा आता था वो कंट्रोल नहीं कर पाती थी। वो कुछ भी किसी की तरफ फेंक कर मारती थी। एक बार मेरे सर पर भी उसने चाय का कप घुमा कर मारा था, मुझे काफ़ी चोट लगी थी। बाद में उसने माफ़ी मांगी थी लेकिन कहा था उसका गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगी थी, मुझे पता नहीं था। वो कह रही थी अगर तुम नहीं मिले मैं मारी जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। लेकिन उस दिन मैंने उसे मना किया था। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़े थे और उसके हाथों की तरफ देखकर करीब से मैंने कहा था तुम्हारे हाथों में वो भाग्य की रेखा नहीं है, मेरी भाग्य की रेखा नहीं है, तुम्हारे हाथ में किसी और का नाम लिखा हुआ है। वो इतनी गुस्से में थी, उसके बाद वो दोबारा वहाँ नहीं आई थी। मुझे आज भी उसके हाथ याद हैं, उसकी 6 उंगलियां किसी हाथ में नहीं थीं। वो दोबारा काम पर नहीं आई और उसके बाद क्या हुआ आपको उसके पिता से पता चल गया। तब अजीत सर ने कहा था अधूरी इच्छा, अधूरी इच्छा, तुम्हें पाना उसकी अधूरी इच्छा थी, तुम्हें पाना। तुम पागल तो नहीं, तुम पागल तो नहीं, तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था। तुम्हारी अधूरी इच्छा क्या चाहती हो कि वो? मैं घबरा गया। रक्षिता मुझे फ्लाइंग किस किया करती थी सबके सामने, मैं शर्माया करता था। मेरी बीवी कभी मुझे फ्लाइंग किस नहीं कर पाई, वो शर्म के मारे ऐसा करती ही नहीं थी। आज उसने फ्लाइंग किस दिए थे जाते वक्त। मेरे हाथ पांव फूल गए जब ये बात मैंने अजीत सर को बताई थी। हम घर की तरफ नहीं भागे थे, हम उस गांव की तरफ भागे अपना सामान लिए। हमें उसका शरीर ढूंढना था वरना बहुत देर हो जाती। अजीत सर ने कहा वो 30 दिन नहीं, वो 30 दिन उसने बहकाने के लिए कहे थे ताकि हम सच जान ही ना पाएं। अगर जानने के लिए अंत तक पहुँचें भी तो भटक जाएं। वो तुम्हारी बीवी के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। वो तुम्हें ऐसे ही पा सकती है, तुम्हारी बीवी के शरीर में हमेशा के लिए उसे मारकर वो शरीर अपना बनाकर वो तुम्हें पाना चाहती है। वो रात भी भयानक थी, अमावस की रात, हर तरफ अंधेरा, हर तरफ सन्नाटा, ऐसी शांति जैसे कोई शैतानी शक्ति का धरती पर वास हो गया हो। और मुझे महसूस हो रहा था मेरा परिवार, मेरा सुखी परिवार उजड़ने वाला है और वो शैतान बन गई है चुड़ैल। हम भागे उस गांव की तरफ और रक्षिता के पिता से कहा ये उसका शरीर नहीं था, उसके 6 उंगलियां नहीं थी। उसके पिता ने कहा हाँ, हमने इस तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं, क्या तुमने देखा था? तब अजीत सर ने कहा मैंने देखा, उसकी 6 उंगलियां थी, ये रक्षिता थी ही नहीं। तब रक्षिता के पिता कह रहे वो तांत्रिक काली पहाड़ी के पीछे होते हैं, वहाँ से उस लाश को लेकर आए थे, वहाँ जाकर पूछो, वहीं से पता चलेगा। वहाँ कई तांत्रिकों में तुम्हें इस सवाल का जवाब मिलेगा। हम काली पहाड़ी के पीछे आधी रात को पहुँचे थे। टिड्डों की आवाज़ तक नहीं आ रही थी वहाँ, कीड़ों की आवाज़ तक नहीं आ रही थी वहाँ। ऐसा सन्नाटा था जैसे हर जीव जंतु का अंत हो गया हो। उन तांत्रिकों के झुंड में वो बड़ी आग उन्होंने जला रखी थी और हमारी तरफ घूर रहे और हम उनसे सवाल पूछ रहे रक्षिता का शरीर कहाँ है, रक्षिता का शरीर कहाँ है। तब एक तांत्रिक ने कहा था, बताया पूरा सच, रक्षिता यहाँ जादू सीखने आती थी, जादू टोना। वो हमेशा से एक डायन बनना चाहती थी, लेकिन डायन बनते बनते उसे इश्क हो गया था किसी और के साथ। काम करते करते जिस पर उसे इश्क था उसके प्यार में इतनी पागल हो गई कि डायन विद्या छोड़ना चाहती थी, सब कुछ छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो माना नहीं तो यहाँ आई। वो डायन बनना चाहती थी, उस शक्ति के लिए उसने हर चीज़ की,
बलि दी थी उस दिन उसने 100 बकरों की और उसके खून को पी गई थी अकेली। इसके बाद उसको सांस लेने में परेशानी हुई और वो खुद को आग में जलाना चाहती थी। जैसे ही उसने अपने कपड़ों को आग लगाई, एक तांत्रिक ने उसे नदी में भिगोकर ठीक करना चाहा ताकि उसको आग बुझने के कारण बचने का मौका मिले, लेकिन वो नदी में धक्का देकर आगे निकल गई। उसकी लाश आगे उसी तांत्रिक को मिली थी और वो भी गुस्सा था। वो जानता था वो डायन बनना चाहती थी, इसीलिए उसने उसके शरीर में जान डाली, दोबारा उसकी आत्मा को उसकी लाश में डाला। और डायन जिंदा होने पर बना जाता है, मरने के बाद डायन नहीं बन सकती, चुड़ैल बना जाता है। और वो काली चुड़ैल बन गई और वो चाहती होगी अपनी इच्छा को पूरा करना। उसी तांत्रिक के घर के पीछे वो लाश टंगी है उस लड़की की। उस लाश के अंत होने पर ही वो चुड़ैल का अंत होगा। ये जानने के बाद हम बढ़ चले थे उस तांत्रिक के घर के पीछे, वहाँ उस लाश को जलाने के लिए। जैसे ही उस जगह पहुँचे, चारों तरफ धुआं निकलने लगा था ज़मीन से और सामने वो बड़ी काले रंग की चुड़ैल सामने ही खड़ी मुस्कुरा रही। तुम्हें पता चल गया, तुम्हें पता चल गया, अब कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें अपनाना होगा। तुम्हारी बीवी का शरीर मेरा होने वाला है, तुम्हें अपनाना होगा। अमावस की रात हमारी रात होती है, हम डायन चुड़ैलें इसी रात में जो करना चाहती हैं वो करती हैं। तब उस चुड़ैल का जैसे युद्ध ही अजीत सर से हो रहा था और मैं पेट्रोल से उसकी लाश को जो डंडे के ऊपर थी वो जलाना चाहता था और तांत्रिक वहाँ मौजूद नहीं था। इसने उसको भी निगल लिया था। यहाँ उस झोंपड़े के पीछे मैं पेट्रोल डालने ही वाला था, लेकिन उस चुड़ैल ने मुझे पकड़कर जैसे घुमा कर दे मारा एक पेड़ पर और पेट्रोल का वो बड़ा सा कैन ज़मीन पर ही गिर गया। सारा पेट्रोल फटकर वहीं जैसे निकल चुका था और मेरे हाथ में माचिस, एक माचिस की तीली से मैं जला नहीं सकता था उसके शरीर को। और वो हंस रही थी, वो जानती थी वो जीत चुकी है। अजीत सर ने उसे पकड़ लिया लाल धागे से ताकि वो भाग ना पाए और अजीत सर को वो सर से खींच कर फाड़ने की कोशिश कर रहे। तभी उस डंडे से लटकी उस लाश को मैंने धक्का देकर उस झोंपड़े के ऊपर गिरा दिया। झोंपड़ा घास फूस से बना था। एक तीली से वो आग जली और आग इतनी भयानक थी कि धीरे धीरे बढ़ी और वो जान गई कि मैंने तरकीब लगा ली है। झोंपड़े के साथ जैसे जैसे उसकी लाश जलती गई, उसका शरीर भी जलता गया, उसकी आत्मा भी निचुड़ती गई, कमज़ोर से कमज़ोर होती गई। और अजीत सर अधमरे वहाँ लेटे थे और वो चुड़ैल गायब हो गई। जैसे एक धमाका हुआ, उसका शरीर जला नहीं फटा था, छोटे छोटे टुकड़ों में हर जगह बिखर गया और राख बन गया। इस तरह उस काली चुड़ैल का अंत हुआ था जिसकी शक्ति बहुत बड़ी होती है और उसकी एक अधूरी इच्छा एक राज से जुड़ी होती है। ना कभी राज जान पाओगे, ना कभी अधूरी इच्छा। वो काली चुड़ैल जो करना चाहती है वो करती है। घर पहुंचने के बाद मेरी बीवी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। अजीत सर का इलाज भी घर पर ही किया था। हर जगह चोट थी उनके, लेकिन उन्हें मरहम पट्टी के ज़रिए आराम मिला था। मेरी बीवी कुछ दिन बीमार रही, फिर ठीक हो गई। वो जानना चाहती थी आखिर क्या क्या हुआ। मैंने उसे कभी बताया ही नहीं और अजीत सर आज भी उस घटना को याद करके मेरे सामने जैसे रो ही देते हैं। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, मेरे साथ बीती एक भयानक घटना है। मैं इसे कैसे याद करूं? एक दर्द भरी कहानी, एक प्यार की कहानी, एक परिवार का दुख या एक रहस्य। आखिर आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे?